भाई साहब बहुत विभत्स पोजीशन थी। ड्रम में बॉडी भरी थी जिसमें पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे और पीठ पीछे से आधा कटा हुआ था। ऐसा पोजीशन थी। सिर में गोली लगी हुई थी तो आगे का चेहरा भी नहीं था। खून फैला हुआ था, ड्रम लुढ़का हुआ था। ये थी पोजीशन। मतलब गोली मारना उसके लिए इस पोजीशन का आगे बहुत छोटी चीज़ है। किसी को मारना गोली से बहुत छोटा है, पर जो विभत्स कंडीशन थी वो करना मतलब एक दुर्लभ है कोई भी आम आदमी के लिए। ये विकृत माइंड की पोजीशन समझ में आ रही है ऐसी। लखनऊ में अरबपति पिता की हत्या उसी के बेटे ने की। खुद उसके कमरे में बेटा जाता है, सामने से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारता है अपने पिता को और फिर उसी पिस्तल को उसी पिता के बेड के नीचे छुपा देता है। मकसद उसका यह था कि किसी भी तरीके से बिस्तर को भी जला दिया जाए ताकि कोई सबूत पुलिस वालों के हाथ ना लगे। हालत खराब हो जाती है 19 साल के लड़के की। पिता की लाश को थर्ड फ्लोर से खींचते हुए नीचे लेकर आने की ग्राउंड फ्लोर तक, लेकिन वो हार नहीं मानता है। अगली सुबह उठता है और आरी से अपने पिता की लाश के कई सारे टुकड़े करता है। हाथ और पैर को अलग कर देता है, पीठ पीछे से फाड़ देता है, आगे का जो मुंह जो था उसे भी अलग करने की कोशिश करता है ताकि कोई भी अगर इस लाश के पास पहुंचे तो शिनाख्त ना कर पाए कि ये उसके पिता की लाश है। और फिर उसके बाद एक एक कर ये ड्रम में भरना शुरू कर देता है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। घर के अंदर से 20 लीटर एसिड भी मिला है, जिसे यह बताया जा रहा है कि इस 19 साल के लड़के ने अपने पिता के बिजनेस को हथियाने के लिए इस तरीके की प्लानिंग की थी कि पिता एसिड में पूरे तरीके से गल जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और उस एसिड वाले ड्रम को वो नाली में बहा देगा और कोई सबूत किसी के हाथ नहीं लगेगा और जो पूरा बिजनेस है उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उसके पास आ जाएगा और जिससे चाहे जैसे चाहे वो गाही कर सकता है। बताएंगे जो प्लानिंग में वो बार बार कार क्यों धो रहा था, क्यों उस घर में रहने वाली जो उसकी बहन है, जो अब तक बताई जा रही है कि बहन को हर चीज पता थी, लेकिन क्यों उसने अपना मुंह जानबूझकर बंद रखा, जबकि घर में एक के बाद एक रिश्तेदार ढूंढने आ रहे हैं कि तुम्हारे पिता कहां हैं, तुम्हारे पापा कहां हैं। वो बेटी जिसने अपने भाई को देखा कि किस तरीके से उसने अपने पिता की हत्या की, अपने पिता को काटा, लेकिन वो मुंह नहीं खोलती है। क्या है पर्दे के पीछे की वो डरावनी कहानी जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही है। और इस पूरे कहानी में एक महिला का जिक्र बार बार आ रहा है जिसे लेकर 19 साल के बेटे और पिता के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। और यही नहीं, जो इनकी माता जी थी, आज से 9 साल पहले लगभग उनकी जो मौत होती है वो भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, जिसे लेकर ये 19 साल का लड़का, उस वक्त उसकी उम्र 10 साल रही होगी, वो इतना ज्यादा गुस्से में रहता था अपने पिता से। उसे लगता था कि अपने पिता से वो कब बदला ले ले। क्या है वो अंदर की कहानी और इस आलीशान 20 करोड़ की जो एक कोठी है उसके अंदर किस तरीके से परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई, उसके नाकाम होने की एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस ने बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन कर कर पर्दा उठाया और पूरी दुनिया को बताया कि जो रिश्ता था बाप बेटे का वो उतना ज्यादा खुशनुमा नहीं था जो पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। भाई साहब बहुत विभत्स पोजीशन थी। ड्रम में बॉडी भरी थी जिसमें पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे और पीठ पीछे से आधा कटा हुआ था। ऐसा पोजीशन थी। सिर में गोली लगी हुई थी तो आगे का चेहरा भी नहीं था। खून फैला हुआ था, ड्रम लुढ़का हुआ था। ये थी पोजीशन। मतलब गोली मारना उसके लिए इस पोजीशन का आगे बहुत छोटी चीज़ है। किसी को मारना गोली से बहुत छोटा है, पर जो विभत्स कंडीशन थी वो करना मतलब एक दुर्लभ है कोई भी आम आदमी के लिए। ये विकृत माइंड की पोजीशन समझ में आ रही है ऐसी। तो सुना आपने, सोचिए कितनी विभत्स मौत दी है एक बेटे ने अपने पिता को कि सामने खड़े शख्स को ये बोलना पड़ रहा है कि सर गोली मारना तो फिर भी आसान मौत होती है। सोचिए उस बेटे ने अपने पिता की लाश का ऐसा हाल कर दिया कि आस पड़ोस के लोगों को अब गोली मारने को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। अब आप ये जो घर देख रहे हैं, जो कोठी देख रहे हैं, लखनऊ के आशियाना इलाके में बनी हुई है,
और इस कोठी की कीमत लगभग बताई जा रही है 20 करोड़ के आसपास। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे का जो लॉट है, जो पार्किंग लॉट है, इसके अलावा गेस्ट रूम बने हुए हैं यहाँ पर। बीच वाले में बताया जा रहा है कि जो मानवेंद्र सिंह थे उनके भाई रहते थे, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बताया जा रहा है कि जो बेटी कीर्ति, बेटा अक्षत और खुद पिता यानी कि मानवेंद्र सिंह रहते थे। अब आपको सबसे पहले तस्वीरों के ज़रिए समझना होगा कि ये बेटा किस कदर इसके दिमाग पर खून सवार हुआ और उसने अपने पिता के साथ जाती की, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी मौत के घाट उतारने की धमकी दे दी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके चेहरे पर ज़रा गौर करने की कोशिश करिएगा। इसके माथे पर शिकन नहीं है, इसको ज़रा भी पछतावा नहीं है, कहीं से भी नहीं लग रहा इसको देखकर कि इसने कोई गलत काम किया है, बल्कि ये पुलिस वालों को खुद लेकर जा रहा है कि चलो मैं दिखाता हूँ कि मैंने किया क्या है। यानी कि इसके चेहरे, इसके हाव भाव को अगर आप देखकर समझेंगे तो समझ में आ रहा है कि उस चीज़ पर प्राउड कर रहा है और डंके की चोट पे पुलिस वालों को दिखा रहा है कि आप लोग कुछ नहीं जानते, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने कब कत्ल किया, कहाँ पर बॉडी फेंकी और कहाँ पर खून के छींटे आए थे। रस्सी से इसके हाथ बांधे गए हैं, एक एक सीढ़ियाँ ये बढ़ रहा है और चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं है। पुलिस वालों को लेकर जाता है, अंदर लेकर जाता है और अपनी पूरी कहानी बताता है, खौफनाक वो कहानी जिसमें इसने अपने पिता का कत्ल किया। ये पुलिस वालों को दिखाता है वो बिस्तर, जिस बिस्तर पर लेटे थे इसके पिता और इसने उन्हें गोली से मार दिया। इसके बाद ये दिखाता है कि ये किस तरह से अपने पिता को नीचे लेकर गए और कैसे इसने लाश के टुकड़े किए। अब ये देखिए, आपने एक तस्वीर देख ली जहाँ बेटा दिखाई दे रहा है, अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको कुछ पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं और वो घर से एक ड्रम निकालते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी ड्रम के अंदर एक पिता की बॉडी थी, वो भी आधी। इस ड्रम को जब बाहर लेकर जाया गया तो पुलिस वाले, काफ़ी भारी ये ड्रम था और उसको उठाकर कड़ी मशक्क़त के बाद बाहर लेकर गए। और इसके बाद देखिए, आप अगर गौर करेंगे या सुनने की कोशिश करेंगे तो ठोकने की आवाज़ भी आ रही है। पुलिस वाले ढक्कन पर मार रहे हैं, हाथ थपथपा रहे हैं ताकि किसी तरीके से जो ढक्कन है वो खुले। हो सकता है उसके अंदर ऐसा वैक्यूम बन गया जिसकी वजह से जो बॉक्स है वो खुल नहीं पा रहा, उसका जो ढक्कन है वो खुल नहीं पा रहा। इसलिए पुलिस वाले बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी ड्रम के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक कातिल ने एक ऐसा भयावह कत्ल किया है जिसे देखने के बाद पूरा शहर जो है लखनऊ, वो आप यूँ समझिए सदमे में आ गया कि ऐसा भी क्या कोई कर सकता है। ये देखिए, इस ड्रम को उठाया जा रहा है, उठाकर जो पुलिस की टीम है वो वैन में रखने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन जब इससे पहले पुलिस वालों की टीम ने ढक्कन खोलने की कोशिश की, बार बार टटोलने की कोशिश की, तो एक बैग होता ऐसा है कि बार बार उस पर हाथ मारा गया तो अचानक से ढक्कन थोड़ा सा लिफ्ट होता है और जैसे पुलिस वाले उसे खोलते हैं अंदर से बेहद भयानक बदबू आती है, क्योंकि उसके अंदर एक पिता की कटी हुई बॉडी, यूँ समझिए आधा धड़ रखा हुआ था, जिसके अंदर सिर नहीं था, जिसके अंदर दोनों हाथ नहीं थे, जिसके अंदर दोनों पैर नहीं थे, सिर्फ इतना धड़ जो होता है वो रखा हुआ था। और अंदर से बदबू आई और इसके बाद पुलिस वालों ने इसे बंद किया, क्योंकि उन्हें सबूत मिल चुका था, उन्हें एक तरह से डेड बॉडी मिल चुकी थी। अब इसके बाद इस पूरे ड्रम को वैन के अंदर रखा जाता है और पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं। अब आपने पूरी चीज़ें देख ली, आपको दो चीज़ें दिख गई इस पूरी कहानी की, इस पूरी वारदात की। दो अहम चीज़ें, एक ये ड्रम जिसके अंदर लाश मिलती है और जिसके अंदर वो पीड़ित है जिसका कत्ल किया गया, कोई और नहीं, पिता है इस घर का, और दूसरा ये बेटा जिसके चेहरे पर ज़रा भी डर नहीं है, कोई भी ऐसी चिंता का भाव नहीं है। ये पुलिस वालों को खुद दिखा रहा है कि देखो मैंने कितना सही कारनामा किया है। अब ज़रा इसकी दरिंदगी की कहानी आपको समझनी पड़ेगी, किस तरीके से इसने अपने पिता के साथ ये सारी चीज़ें की। उसके बाद आप वजह जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि एक पिता के साथ एक बेटा सिर्फ इन कुछ चंद वजहों की वजह से ऐसा कर सकता है। देखिए, ये जो अक्षत है 19 साल का बताया जा रहा है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स में आया है, कहा जा रहा है कि बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और बहुत साफ साफ कह दिया गया कि नीट की वजह से इसने अपने पिता को मारा, क्योंकि पढ़ाई का दबाव बनाते थे। लेकिन असल वजह हम आपको बताएंगे कि इसने किस वजह से अपने पिता का कत्ल किया। नीट वगैरह सिर्फ बहाना है, पढ़ाई सिर्फ बहाना है, कई सारी ऐसी वजह हैं जिसको एक एक करके जो मिलती गई और इसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अक्षर जब कमरे में लेकर गया, जब पुलिस वालों से बातचीत कर रहा है, तब ये खुद इसी जगह पर खड़े होकर पुलिस वालों को एक कहानी सुनाता है। ये बताता है कि इसने अपने पिता का कत्ल कैसे किया। तो दरअसल 20 फरवरी की रात थी। ये बताता है कि इसकी अपने पिता से कोई बहस होती है,
कुछ लड़ाई होती है और इसके बाद इसके पिता जो है खाना वगैरह खाकर सोने चले जाते हैं। रात को करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास इसके दिमाग पर खून सवार होता है। ये उतावला होता है और फ़ौरन अपने पापा के कमरे में घुसता है। ये अपने पापा को देखता है, वो चैन की नींद सो रहे हैं और इसके दिमाग पर और ज़्यादा आप यूँ समझिए गुस्सा भर जाता है कि मेरे साथ लड़ाई कर ली और ये आदमी चैन की नींद सो रहा है। इसके बाद ये अपने ही पिता के बिस्तर से लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है जो तकिए के नीचे रखी थी और एक टक अपने पिता के सिर के बीचों बीच गोली मार देता है। गोली मारने के बाद इसे थोड़ी ठंडक मिलती है और उस वक्त इतनी तेज़ आवाज़ आई थी गोली की कि सोचिए जो बहन थी, बताया जा रहा कीर्ति, वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो जब ये चीज़ देखती है तो उसकी सांसें बढ़ जाती है, वो डर जाती है और जैसे उसे लगता है कि वो कुछ करे तभी यही भाई जो है ये उसे फ़ौरन धमकी देता है और बोलता है कि अगर तुझे भी इसी तरह से मरना है तो किसी को सारी कहानी बता, वरना मेरा साथ दे और जो मैं कर रहा हूँ चुपचाप बस उसमें मेरा साथ देती जा। अब जो लड़की बताई जा रही है वो इसके बाद बहुत डर गई क्योंकि वो बताया जा रहा है कि 12th क्लास में पढ़ती है, वो किसी से कुछ चीज़ें कह नहीं पाई, भाई ने उसे लगातार कई दिन तक कैद भी रखा। अब आगे की कहानी जो अक्षत है वो पुलिस की टीम को बताता है कि जब मैंने पिता का कत्ल कर दिया तो वो ऊपर के फ्लोर पे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो परिवार था इनका, ये सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था उस पर रहते थे। अब इसको अपने पिता की जो बॉडी थी वो ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आनी थी क्योंकि इसे लग रहा था कि अब मैंने कत्ल तो कर दिया लेकिन पिता रहे भी नहीं, अब मैं कैसे इस बॉडी को छुपाऊं, कैसे इस जुर्म को छुपाऊं ताकि पुलिस जो है वो हम तक ना पहुंचे। तो इसके लिए भी आप यूँ समझिए जो कत्ल इसने किया है कितना प्लान कत्ल है, गुस्से में नहीं हुआ है। हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से प्लानिंग कर रहा था काफ़ी दिनों से ये। तो अब इसे लगता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो आप ये जो कार देख रहे हैं ना काले रंग की, इसी कार के ज़रिए ये अपने पिता के बॉडी पार्ट्स लेकर गया, इसी कार के ज़रिए ब्लू ड्रम लेकर आया, इसी कार के ज़रिए एसिड खरीद कर लेकर आया, इसी कार के ज़रिए ये इलेक्ट्रिक जो कटर होती है, आरी होती है, वो खरीद कर लेकर आया। सोचिए एक बेटा जिसने अपने पिता का कत्ल किया, उसे गोली मारी, इसके बाद वो सोचता है कि इस बॉडी को कैसे लेके जाया जाए, तो अपनी बहन को कमरे में बंद करता है। इसके बाद पिता की बॉडी को जो बेड पड़ा हुआ है उससे खींचता है, उनका पैर पकड़कर नीचे खींचता है और धीरे धीरे घसीट कर सोचिए स्टेयर्स के ज़रिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, दूसरे से सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आता है और इस बॉडी को, पिता की बॉडी को एक कमरे के अंदर रख देता है। अब सोचता है कि कैसे इस लाश को ठिकाने लगाया जाए, तो उसके बाद फिर से कमरे में जाता है। सोचिए 4:30 बजे इसने कत्ल किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सोच रहा है कैसे कुछ किया जाए। फिर से कमरे में जाता है और बॉडी को उठाने की कोशिश करता है। ये सोचता है कि इसी काले रंग की कार में रखकर बॉडी को ले जाकर किसी नदी में फेंक दूंगा, लेकिन जो बॉडी थी मौत हो गई थी, इस वजह से और ज़्यादा भारी हो गई थी, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये अकेला ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए सोचिए इस बेटे ने उसी कमरे के अंदर अपनी पिता की लाश के आगे बैठा और प्लानिंग की कि अब आगे क्या किया जाए, किस तरह से इन चीज़ों को छुपाया जाए। तो इसके दिमाग में आता है, क्योंकि कई सारी न्यूज़ भी देखी होंगी ब्लू ड्रम को लेकर, बहुत सारी चीज़ें इसने भी देखी होंगी, तो फ़ौरन ये काम करता है, अपनी गाड़ी उठाता है और सीधे निकल जाता है मार्केट। वहाँ से इलेक्ट्रिक कटर लेता है, एसिड लेता है और इसके अलावा ब्लू ड्रम लेकर आता है। अब आने के बाद ये उसी कमरे में बैठकर सबसे पहले अपने पिता को देखता है और सोचता है कि बॉडी पार्ट्स कैसे किए जाएं, उनके टुकड़े कैसे किए जाएं, और इसीलिए इसे समझ में आता है कि सिर गायब कर दूंगा कि हो सकता है सिर अलग मिलेगा, बॉडी अलग मिलेगी, तो पुलिस इतनी जल्दी पता नहीं लगा पाएगी। सोचिए इसके दिमाग में कितना ज़्यादा ये चीज़ें भरी हुई थी कि इसे पता था कि अगर सिर अलग फेंक दूंगा, बॉडी अलग रहेगी, तो पुलिस कभी भी ये ढूंढ पाएगी, तो पता नहीं चलेगा लाश है किसकी। अब यही करता है, सबसे पहले ये अपने पिता के दोनों हाथ काटता है उस इलेक्ट्रिक का आरी से, दोबारा में ये अपने पिता के दोनों पैर काटता है और इसके बाद जो सिर है वो वाला हिस्सा भी काट कर अलग फेंक देता है। आप सोचिए जिस तरह से वो शख्स बता रहे थे, अभी आपको हमने जो बाइट सुनाई कि पीठ पर भी कटे हुए निशान थे, तो सोचिए ये और टुकड़े करना चाह रहा था उस लाश के, लेकिन ये हो नहीं पाया। तभी पीठ पर इस तरह से एक फटने का या कटने का निशान है। ये सोच रहा था कि इस लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएँ, लेकिन ऐसा इससे हो नहीं पाया। ये सिर्फ हाथ पैर और सिर काट पाया। इसके बाद ये अपनी कार उठाता है, जो ये ड्रम लेकर आया था उसके अंदर पिता की जो बीच का धड़ था वो रखता है, उसको बंद करता है और इसके बाद कुछ पन्नियाँ, कुछ पॉलीथीन और इस तरह की ऐसी पैकिंग लेकर आया था जिसमें आराम से उन चीज़ों को भर सके। तो दोनों हाथ, पैर और सिर को रखता है। उन्हें रखने के बाद ये सीधे इसी कार के अंदर बैठकर निकल जाता है और इससे पहले ये अपनी बहन को बंद कर चला गया था कमरे में। इसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया था पूरी तरह से और सीधे कार लेकर निकलता है और इसी कार के ज़रिए ले जाकर काफ़ी दूर ये एक नदी में अपने पिता की जो हाथ पैर के टुकड़े हैं उन्हें फेंक देता है। कुछ दूर जाके सिर फेंक देता है। अब सोचिए एक 19 साल के लड़के ने इतनी ज़्यादा
तगड़ी प्लानिंग कर ली थी, उसे समझ में आ गया था किस तरह से लाश को छुपाना है और आगे क्या करना है। आप ये भी समझिए कि जिस तरह से शुरुआत में दीपक ने बताया कि एसिड भी लेकर आया, तो सोचिए एसिड से क्या करता, बॉडी गलाने के लिए तो एसिड लेके आया होगा, इसे लगा होगा पूरे सबूत मिटा देता हूँ, पुलिस कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब ये चीज़ें कर देता है, वापस अपने घर आता है, उस ड्रम को साइड करता है और जहाँ भी कहीं खून की मार्किंग थी, खून के धब्बे थे, उन्हें भी ये पोंछने की बाकायदा कोशिश करता है, उनको भी मिटाने की कोशिश करता है। अब इतना सब हो जाने के बाद ये अपनी बहन को बोलता है कि पिज़्ज़ा खाना है, तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं, बहन को फिर से धमकाता है कि देखो जो भी चीज़ें हो गई घर में हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, तुम किसी को बताओगी नहीं, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ऐसी कई सारी कहानियाँ बहन के सामने भी गढ़ देता है। अब ये पूरी कहानी पुलिस को बताने के बाद जब ये अपनी एक एक कहानी बता देता है, एक एक चीज़ें बता देता है, ये बता देता है किस तरह से इसने पिता का कत्ल किया, तब इसे लगता है कि अब मैं आगे लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाऊं, आगे लोगों को गुमराह कैसे करूं। और इसके लिए ये खुद ही सोचता है कि क्यों ना मैं खुद पुलिस स्टेशन चला जाऊं और अपने पिता की मिसिंग कंप्लेन लिखवा दूं। और ये यही करता है, ये फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाता है। अगले दिन सोचिए, एक रात पहले इसने अपने पिता को मारा, उनके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े, उनके बॉडी के टुकड़े किए और इसके बाद लाश को ठिकाने भी लगाया और फिर पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पर अपने आप को ऐसा दिखाता है कि इसके पिता कहीं गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे। पुलिस जब जाँच पड़ताल करती है, पूछती है कि क्या हुआ, तो बोलते हैं दिल्ली गए थे, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। इसी बेटे ने एक मिसिंग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था अपने पिता के नाम से, जहां वो बात किया करता था, लोगों को जोड़ा हुआ था, अपने रिलेटिव्स को, पापा के दोस्तों को, नेबर्स को, कि कहीं पिता का पता चले तो बताइए। और इस तरह से पूरा ढोंग, पूरा स्वांग रचता गया। लेकिन अब आप आगे समझिए किस तरीके से इस बेटे ने जो ये चाल चली, या जो भी ये मिसिंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो भी इसने दिल्ली जाने का बहाना किया पिता का, ये उन्हीं 3-4 चीज़ों में ऐसा फंसा कि खुद पुलिस वालों ने इसके चेहरे को पढ़ लिया और उनको समझ में आ गया कि ये जो लड़का है ये झूठ बोल रहा है और अपने पिता का कत्ल इसी लड़के ने किया है। भले अक्षत ने बहुत सारी प्लानिंग की है, वो बहुत सारी प्लॉटिंग करके इसने अपने पिता का कत्ल करके लाश छुपाई, लेकिन अपनी ही गलतियों में इस तरह से उलझता गया, इस तरह से फंसता गया कि आखिरकार पुलिस को समझ में आ गया कि कातिल तो घर में ही छुपा बैठा था, जिसे हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, पुलिस के जाल में फंसने से बचने के लिए ये जो 19 साल का जो अक्षत है, इसने भरसक कोशिश की। इसे लगा कि मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरीज़ देखता हूँ और तमाम तरीके की सीरीज़ देखने के बाद मैं एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने के लिए तैयार हूँ। अब उस रोज़ होता क्या, अगर आप ध्यान से अगर आपने समझा होगा, उस रोज़ उसके पिता थे, शादी के समारोह से घर पर लौटे थे और उसके बाद आसपास शादी का माहौल था और आतिशबाजियाँ हो रही थी। ये राइफल लेकर या पिस्टल लेकर जाता है अपने पिता के घर पर और उस वक्त का इंतजार करता है जब आसपास आतिशबाजियां ज्यादा हो रही हों और तभी वो फायर कर देता है। तब हमारे मन में भी एक सवाल था कि जब फायर उसने किया तो उसकी बहन को तो सुनाई दे गया कि चलो वो बगल के कमरे में थी, वो कमरे में आके देखती कि भाई अब पिता की हत्या कर रहे हैं। लेकिन क्या जब पिस्टल या राइफल से, अगर मान लीजिए राइफल से उसने फायर किया, या अभी तक पुख्ता तौर पे चीजें सामने नहीं आई हैं कि पिस्टल था या राइफल था, तो जब ऐसी आवाजें होती हैं तो क्या आस पड़ोस के लोगों को भनक नहीं लगी? तो हमें पता लगा कि उसने जानबूझ करके ऐसी प्लानिंग की जहां पर आतिशबाजियां हो रही हों और उसी बीच में वो फायर कर देगा ताकि लोगों को लगे कि फटाके फट रहे हैं। और हुआ भी यही। खुद सुनिए रिश्तेदारों से, जब उनसे हमारे रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या किसी को पता नहीं चला, क्योंकि किराएदार भी नीचे रहते थे, तो क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मोहल्ले वाले तो यही कह रहे हैं कि चूंकि आतिशबाजी वगैरह और शादी वगैरह थी तो हम लोगों ने सोचा कि उसका आवाज है, ये नहीं समझ पाया कि गोली मारी गई है, ये नहीं समझ पाए। कि सगे भाई भी नीचे ही रहते हैं। सगे भाई छुट्टी पे गए हुए थे, गांव में थे, उनकी पत्नी और बच्चे थे। उन्हें भी कोई आवाज नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें आवाज नहीं आई क्योंकि वो तीसरे फ्लोर छोड़ रहे थे, एक फ्लोर। किराएदार जो रहते हैं उनको भी आवाज नहीं है। वो कह रहे हैं हमें नहीं आवाज आई, वो भी शायद उसी दिन चले गए कि एक दिन पहले वो भी चले गए हैं यहाँ से। तो सुना आपने कि किस तरीके से किराएदार भी चले गए थे, जो बड़े भाई थे वो भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। मतलब उस पूरे 20 करोड़ की कोठी में एक अरबपति जिसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए, 12 क्लिनिक हैं, 2 ठेके हैं, और इतने पैसे कमाने के बावजूद भी वो उस कोठी में उस रोज अकेले थे। वो ये सोच रहे थे कि उनके घर पर बेटे और बेटी दोनों हैं और उन्हें अकेले रह के तो मतलब नहीं है। लेकिन उसी में से जब बेटे ने फैसला किया कि मैं आज अपने पिता की हत्या करूंगा, तो सोचिए प्लानिंग कैसी की गई थी। उस पूरे कोठी में कोई और मौजूद था ही नहीं, तो ऐसा कह देना कि झगड़ा हो गया था, उस रोज कुछ बातें निकल गई होंगी, तो ये भी एक तरीके से गलत
लगती हैं। जब हमारे रिपोर्टर्स ने और भी गहन जांच पड़ताल करने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की कि ये जो नीट वाला क्या चक्कर है। नीट के लिए इसके पिता कहते थे कि देखो हमारा 12 क्लिनिक है, अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे तो इस क्लिनिक की देखभाल तुम और अच्छे तरीके से कर सकते हो, इस बिजनेस को और बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम कहां बीकॉम के चक्करों में पड़े हुए हो। अब इस बात को लेकर अक्सर घर पर झगड़ा हुआ भी करता था और हाल ही में हुआ यह कि इसने अपने घर पर ही डकैती कर दी थी, चोरी कर ली थी और जितनी भी ज्वेलरी के आइटम्स थे वो उसे लेकर फरार हो गया था। अब जब पिता को ये सारी बातें पता लगी तो इन लोगों को लगा कि गांव से कोई आया हो और उसने जानबूझकर यहां पे चोरी कर कर भाग गया हो। जब जांच पड़ताल हुई तब पता लगा कि जिसको पूरी दुनिया में खोज रहे थे वो तो उनके घर पर ही बैठा था कुंडली मारकर, और बेटे ने ही अपने घर पर डाका डाल दिया था। तभी अगर पिता थोड़े से संभल जाते, सजग हो जाते तो शायद आज उनकी जिंदगी बच जाती, क्योंकि अपने ही बेटे ने घर पर डाका डाल दिया। पता नहीं क्या उसके मकसद में चल रहा था। ये जो अक्षत है इतना शातिर है कि इसने एक बार तो अपने पिता को घर पर बंद कर कर एक कारोबारी से पैसा वसूलने के लिए पहुंच जाता है, डराने धमकाने लगता है। वो तो समय रहते पिता का फोन कॉल आ जाता है और पूरा मामला ठंडा पड़ जाता है। तो ये जो अक्षत है 19 साल का जरूर हो गया है, लेकिन इसकी जो शैतानी जो खोपड़ी है वो बहुत ज्यादा चालें चलती हैं। इसे लगता है कि मुझे पावर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पापा के साथ रहूंगा तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, अगर पापा इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हर कोई मेरी इज्जत करेगा। इतना बड़ा बिजनेस है। तो उस बिजनेस के लिए जब हमारे रिपोर्टर्स ने उनके रिश्तेदारों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ नीट ही एक वजह है, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई का मामला होगा, उसका पता नहीं, उसके माइंड क्योंकि देखिए मानवेंद्र जी का अपना बिजनेस है, कारोबारी हैं, शराब का कारोबार है, प्लस पैथोलॉजी है, अच्छा खासा घर है, तो बच्चे पर नीट को लेकर इतना प्रेशर क्यों बनाएंगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, उसी वजह से तो कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। समस्या तो वही नहीं, किसी को भी नहीं समझ में आ रही ये बात कि आखिरकार हुआ क्या, किस वजह से इसने ऐसा कर दिया। और फिर देखने में भी जैसे सीधा साधा सा है और पता नहीं क्या हुआ। अब खुद उनके रिश्तेदारों को ये बात नहीं पच रही कि ये सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार है, अगर वो पढ़ाई नहीं भी करेगा तो करोड़ों की संपत्ति है, बस उस बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करना है। तो निकल कर एक चीज और सामने आई, पता लगा कि अक्षत और जो उनके पिता के बीच में किसी महिला को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जो अक्षत था उसका यह मानना था कि उसके पिता का जो झुकाव है किसी नई महिला की तरफ है, और इसलिए वो गुस्से में रहता था अपने पिता से, क्योंकि उसका यह मानना था कि उसकी जो माताजी ने जब अपनी जिंदगी दी तब उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके पिता की गलतियों की वजह से उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब 9 साल के बाद फिर से जो उनके पिता हैं उनका रिश्ता कहीं और हो रहा है, और इस बात को लेकर अक्षत गुस्से में रहता था और अपने पिता से बदला लेने का उसने ठान लिया था। और इसी की पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग वो कई दिनों से लगातार कर रहा था। कहां से गोली लेके आएगा, कहां से आरी लेके आएगा। उसे तो यह लगा था कि पिता की लाश को बड़े आसानी से वो कार के जरिए फेंक आएगा, लेकिन जब उसे असलियत से उसका सामना हुआ तो उसे समझ में आया कि लाश बहुत ज्यादा भारी है। 3rd फ्लोर से सीढ़ियों के सहारे वो घसीटते हुए टकरा रही थी बॉडी, उसको घसीटते हुए 1st फ्लोर तक लेकर आता है। तब उसे समझ में आता है कि इस लाश को ठिकाने लगाना बेहद मुश्किल है। ड्रम उसकी आंखों के सामने पड़ता है, उसे लगता है कि ड्रम में पापा की हाइट तो बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं अपने पापा को ड्रम में कैसे डालूंगा। तो इसके लिए वो फैसला करता है कि वो अपने पिता के पैर काटेगा ताकि हाइट ड्रम के बराबर आ जाए। अब क्योंकि ड्रम की जो चौड़ाई थी कुछ इस तरीके से कि उसके पिता के जो शोल्डर्स थे वो ठीक तरीके से उसके अंदर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए अपने पिता के उसने शोल्डर वाले हिस्से से दोनों हाथ भी काट दिया। अब इतना कुछ करने के बाद उसे लगा कि अगर मैं पिता का चेहरा छोड़ दूंगा तो कल को कोई पकड़ेगा तो उसी तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो उसने पहली बार कोशिश भी की, कमर से भी, उस बॉडी के आधा हिस्सा करने की भी उसने कोशिश की कि किसी तरीके से उसे ठूस दिया जाए। फिर सर वाला हिस्सा काटा नहीं गया उससे, तो उसने आधा हिस्सा, मतलब जो सर का आगे वाला हिस्सा था उससे काटकर अलग करने की कोशिश की।
अब हाथ पैर अलग हो गया, मुंह अलग हो गया। अब अच्छे तरीके से वो ड्रम में फिट होने के बाद ढक्कन लगाकर वो उसी घर पर रख देता है। 20 फरवरी 2026 का ये वाकया है। उसके बाद इसने जो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग की, ढोंग किया और हर तरीके से पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि मेरे पिता तो दिल्ली चले गए हैं किसी काम की वजह से और वो कुछ ये 2 से 3 दिनों के अंदर वापस आ जाएंगे। आज 24 फरवरी है जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल हमारे पास एक खबर आ गई थी, क्योंकि देर रात हो गई थी तो हमें आप तक पहुंचाने में खबर लेट हो गई। 12-1 बजे के आसपास जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की फुटेज आए, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देर रात की फुटेज है। लेकिन जब हमने पता लगाने की कोशिश की पुलिस के जाल में फंसा तो फंसा कैसे। दरअसल देखिए, जब इसने जो कहानी बनाई मनगढ़ंत की, देखिए मेरे पापा तो लखनऊ से दिल्ली निकल गए हैं, वो अब आने वाले 2 से 3 दिनों में आ जाएंगे। अब जो इसके पिता कारोबारी हैं, जिनके ठेके के शॉप्स हैं, जिनके 12 से ज्यादा लैब्स हैं, तो वहां पर वो एक साथ 3-3 फोन रखते थे अपने साथ। अब तीनों फोन जब आस पड़ोस के लोग फोन मिला रहे हैं, फोन लग नहीं रहा। अब फोन फिर बेटे को मिलाया जाता है, बेटे की फितरत तो हर किसी को बताती। तो बेटे से पूछा जाता है कि तुम्हारे पापा तो अक्सर दिल्ली आया जाया करते हैं, फोन क्यों नहीं लग रहा। और अगर एक फोन नहीं लग रहा तो बाकी 2 नंबर भी बंद है, टोटल तीनों सिम कैसे बंद हो सकते हैं। अब बेटा, उसने तो हर एक चीज प्लानिंग कर ली थी, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। उसके लगा कि अरे बात तो बिगड़ सकती है, इसलिए उसने फिर से एक्टिंग की और कहा कि चलिए हमें पुलिस स्टेशन जाके ना पापा की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने की जरूरत है। पड़ोसियों के साथ, जो चाचा के साथ जो उसी घर पर रहते थे फर्स्ट फ्लोर पर ही, उनके साथ ये जाता है थाने। और जिस रोज हत्या हुई उस रोज चाचा उस घर पर मौजूद नहीं थे। इस तरीके की प्लानिंग थी। अब अगले दिन जब चाचा आते हैं, मिसिंग कंप्लेन दायर करवाई जाती है, तब इसे लगता है कि मैं आगे बढ़कर अगर सबके साथ रहूंगा तो किसी को मुझ पर शक नहीं जाएगा, और इसलिए मोहल्ले वालों के साथ ग्रुप बना देता है, व्हाट्सएप ग्रुप। वहां पे कहता है कि आप मेरे पापा को ढूंढिए, पापा को ढूंढना बेहद जरूरी है। और बार बार जब भी पुलिस स्टेशन से आता तो पुलिस वालों से बातचीत कर लेता। पुलिस वाले भी को लगता है कि अरे इसका पिता गायब हो चुका है, अरबपति है, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, फोन इसलिए स्विच ऑफ नहीं हो गया। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि 19 साल का लड़का अपने ही पिता को मार देगा। और ये जो अक्षत था, क्योंकि इसने कार के जरिए लाश के टुकड़ों को ढोया था, नदी में फेंका था, ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, तो खून के धब्बे उस कार पर मौजूद थे। अब इसे लगा कि फॉरेंसिक वाले आएंगे, पुलिस वाले जांच पड़ताल करेंगे, मेरी तो पोल खुल जाएगी। तो ये हर बार आकर कार को इस तरीके से सर्फ लगा के, शैम्पू लगा के धोते रहता। अब आस पड़ोस के लोगों को लगा कि ऐसा भी क्या कार धो दे रहे हो कि पुलिस थाने में जाते हो और पुलिस थाने से आती कार धो देते हो। तो पहले किसी को शक भी हुआ, लेकिन सबको लगा कि शायद कोई नॉर्मल सी बात होगी। लोगों ने कहा कि चलो तुम्हारे पिता गायब हो चुके हैं, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तो अक्षत कहता है कि नहीं, मैं अपनी कार खुद ही धोऊंगा, आप अपना काम कीजिए, आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। अब यहां पर अक्षत को डर था कि किसी तरीके से अगर पुलिस को पता लग गया तो उसकी पोल खुल जाएगी। अब ये जो दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं, फोन वाली बातें, कार धोने वाली बातें, पुलिस के जो मुखबिर थे वो एक्टिव थे। अब ये जो अक्षत जो कहानी बता रहा है कि तीनों फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गए, तो पुलिस के पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं। उन्होंने फोन को ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा कि लखनऊ के पास में ही उसके पिता का जो फोन था वो लास्ट बार एक्टिव भी था। अब दिल्ली का रास्ता कहीं और ये जो लैब वाला रास्ता कहीं और। अब यहां से जो पुलिस को शक हुआ कि बेटा कुछ तो झूठ बोल रहा है, और कार धोने से मतलब कहीं कार में कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन पुलिस ने अपने सारे पत्ते खोले नहीं। तीसरी बार क्या किया कि पुलिस ने आस पड़ोस जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगालना शुरू किया। पता लगा कि देर रात जो पिता थे वो उस घर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन उसके बाद से वो बाहर निकले ही नहीं है। मतलब देर रात वो शादी से लौटे थे तो घर पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। अब ऐसे में उस रोज घर पे 3 लोग मौजूद थे, खुद बेटा, बेटी और पिता। अब पिता उस घर से कैसे गायब हो सकते हैं। अब पुलिस को लगा कि बहुत हो गया, ये जो बेटा जो अक्षर जो कहानी बता रहा है इसको अब अपने गिरफ्तार करके इससे अच्छे तरीके से पूछताछ करने की जरूरत है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई यहाँ पर टाइट करने ही वाली थी कि यहाँ पर अक्षत को लगा कि मैं अभी एक नई कहानी बना देता हूं ताकि हर किसी को मेरी कहानी पर विश्वास हो जाए। वो तुरंत अपने एक दोस्त, बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि भाई सुन, ऐसा है कि मेरे जो पिता है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। बेस्ट फ्रेंड को जब इस बातें पता लगती है, उसे पता था कि उस वक्त माहौल कैसा है, वो तुरंत इसकी जानकारी बगल के थाने को दे देता है। और उसके बाद होता क्या है, जैसे ही पुलिस आती है कड़ी से कड़ी मिलाते हुए
ये जो 3 गलतियां ये कर चुका था, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए ये उसके घर पर धावा बोलती है। पुलिस को सबसे पहले एक रेसिडेंशियल इलाके में एक घर है जो पॉश इलाका है, 20 करोड़ की कोठी है, उसमें 20 लीटर एसिड का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन एसिड था जिसमें हड्डियां तक गल जाती हैं, उस एसिड की बरामदगी होती है। पुलिस पूछती है ये क्या कर रहा है यहां पर, इस एसिड का क्या रखने का मतलब? तो पता लगा कि एसिड भी खुद खरीद के लेके आया है, कौन सी दुकान से खरीद के, उसकी रसीद सब कुछ मिल जाती है। तब पुलिस को लगता है कि अरे नहीं, कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इसे चीजें खंगालने की जरूरत है। उस कमरे तक ये जो आप फुटेज देख रहे हैं कि लेके जा रहा है, वहां पर हर एक चीज को बताया जाता है कि कपड़े तक जलाने की इसने कोशिश कर ली थी, बेडशीट को जलाने की कोशिश कर ली थी कि कोई सबूत ना मिल पाए। और हैरानी की बात यह कि उस घर पर बहन मौजूद थी जब पुलिस वाले आ रहे थे, जब रिश्तेदार आ रहे थे, और ये वही बहन है जिसने अपनी आंखों के सामने हर एक चीज को देखा। लेकिन उसने सोचा, छोटी बच्ची नहीं है, 11th क्लास की स्टूडेंट है, बताया जा रहा है कि वो सदमे में है। लेकिन जब आप अपनी पिता की हत्या को अपनी आंखों से देखते हो तो सदमा नहीं, गुस्सा आना चाहिए और आपको अपने भाई के खिलाफ बोलना चाहिए था। लेकिन खैर, आपकी मेंटल स्थिति उस वक्त अच्छी नहीं होगी और पता नहीं क्यों जो बेटे बेटी दोनों ने मिलकर एक तरीके से अपने पिता को मरते हुए देखा, कटते हुए देखा, टुकड़ों में डलते हुए देखा, और एसिड में गलाने की इनकी जो प्लानिंग थी वो भी दोनों भाई बहन ने देख लिया। अब इसके बाद जब पुलिस अच्छी तरीके से खंगालना शुरू करती है कि अच्छा और दिखाओ कमरे में कहाँ क्या है, तो ड्रम मिलता है। अब जैसे ही ड्रम के पास पुलिस पहुंचने वाली होती है, अक्षत को लगता है कि अब मेरी पोल खुलने वाली है। जैसे ही ड्रम खोला जाता है, वर्णिता ने जो आपको पूरी कहानी बताई, हर कोई हैरान था। पुलिस वाले 2-2 कदम पीछे चले आते, उन्हें लगता है कि यार ये क्या है, और हर कोई मुड़कर अक्षत की तरफ देखता है तो अक्षत मुंह झुकाए नीचे से देखता रहता है और कहता है कि ये सारी चीजें मैंने, क्योंकि गुस्सा आ गया था, नीट एग्जाम था और नीट एग्जाम के लिए पापा प्रेशर बना रहे थे और इसलिए मैंने उन्हें की हत्या कर दी। अब ये कहानी गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें खंगाली गई तो ऐसी ऐसी बातें निकल के सामने आई कि कलेश होता था, ये गुस्से में भी था और उसने बहन को भी धमका रखा था। अभी जो बहन वाली जो बात है, ये शुरुआती जांच है। क्या पुलिस ये भी जानने की कोशिश करे कि भाई बहन ने जानबूझकर ऐसी कोई कृत्य तो नहीं किया, या सिर्फ और सिर्फ इसमें भाई ही शामिल है? और इस पूरे कड़ी में जो अब तक निकल कर सामने आई है कि अक्षत पापा के बिजनेस को कंट्रोल करना चाह रहा था, उस कंट्रोल करने के पीछे के लिए वो हर एक कोशिश कर रहा था। चाहे याद होगा आपको, जैसे शुरुआत में हमने बताया होगा कि कारोबारी को ये उगाही करने पहुंच जाता है अपने पिता को लॉक कर कर। ये एक तरीके से अपने पिता से कहता था कि पापा मुझे बिजनेस में आने दो, मैं भी आपका हाथ बटाना चाहता हूं, और वहीं पिता बार बार ये कहते थे कि नहीं बेटा, तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब ये डॉक्टर क्या बनेगा कि अय्याशियों में इसकी जिंदगी गुजर गई। इसे लग रहा था कि बीकॉम की पढ़ाई में कर लेता हूं, मुझसे तो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं होगी। अभी जो नीट वाली जो चीजें हैं ये गले नहीं उतरेगी।